बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो आज हल करेंगे। और ये कंपल्सरी क्वेश्चंस में आते हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छी तरह नहीं करेंगे या भूल जाएंगे या इसको समझ नहीं पाएंगे तो आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूट सकता है। तो ये कंपल्सरी क्वेश्चन में शामिल है। इसलिए ये दो तीन क्वेश्चन हैं जो हम इस एक्सरसाइज के करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए बी सी आर द पॉइंट्स ए बी टू ए माइनस बी। ये उसके पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं उसने, और स्मॉल लेटर के ऊपर एरो लगा के ये पोजीशन वेक्टर्स होते हैं। और फिर उसके बाद ये बता रहा है कि डी जो डिवाइड कर रहा है ए सी को, ये पॉइंट डी है, ये ए सी लाइन जो है, वेक्टर जो है उसको ये डिवाइड कर रहा है 2:3। ये टोटल 5 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5। 5 हिस्सों को उसने 2:3 में डिवाइड किया है। 2 हिस्से एक तरफ हैं और 3 हिस्से दूसरी तरफ हैं, यानी 3 सेगमेंट्स बनाए हैं, 1 2 ये 3। तो 2 हिस्से इस तरफ, टोटल 5 हो गए। और ई डिवाइड कर रहा है बी डी को, ये बी और ये डी जो हमने नया पॉइंट बनाया है इसको डिवाइड कर रहा है ई, किस रेशो में? 4:1 में। 4:1 का मतलब है यहाँ भी 5 पॉइंट्स हैं, 5 5 सेगमेंट्स हैं, 1 2 3 4 और ये 5। मैंने डॉट लगा के सेपरेट करने की कोशिश की है। तो ई जो है इस पॉइंट को, इस लाइन को इस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है तो 4:1 में। तो ये रेशो बनाने में इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि बी की तरफ से 4 हिस्से होने चाहिए जो यहाँ है, और एक हिस्सा इसकी तरफ से होना चाहिए। जैसे इसमें था, ए से 2 हिस्से हैं और दूसरी तरफ 3 हिस्से हैं, तो ये इस सीक्वेंस का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, ई का पोजीशन वेक्टर आपने फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन में हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर, पीवी शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए स्मॉल ए। और उसने दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये उसने दे रखा है बी। और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, इसका जो सी का पोजीशन वेक्टर है वो 2a-b। यहाँ फिगर के अंदर भी मैंने इसको जाहिर किया हुआ है। अब हम ये स्टार्ट लेते हैं, डी को किस तरह से फाइंड करना है। सिंस डी डिवाइड्स ए सी इन द रेशो m/n इक्वल टू 2:3, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। तो यहाँ पे एक फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, इसको कहते हैं रेशो थ्योरम। तो इसका जो रेशो है, सपोज करते हैं कि m जो है वो एक तरफ है और n पार्ट जो है वो दूसरी तरफ है। और ये इसके रेशोस को शो करने के लिए m और n यूज़ किया है, यानी ये m हो गया हिस्सा और ये हिस्सा n हो गया। तो इसमें c जो है वो पहले लिखा जाता है और एज वाला पार्ट है वो बाद में लिखते हैं। इसको अगर इस तरह से भी याद किया जाए फार्मूला को, रेशो थ्योरम को, तो ये होता है m1 x2 प्लस x2 x1, यानी m1 x2 प्लस m2 x1। तो ये अपॉन m प्लस n। तो ये इस तरह से ये फार्मूला है रेशो थ्योरम। तो यानी अगर m यूज करेंगे तो दूसरा पार्ट इसके साथ आएगा, और n यूज करेंगे तो पहला वाला पार्ट इसके साथ आएगा, नीचे दोनों का सम नीचे आ जाएगा। अब आप देखें, आपके पास m कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है m 2 पार्ट्स, और n जो है वो 3 पार्ट्स हैं। तो ये 2 और ये 3 यहाँ आपने लिख दिए। और c का जो आपका पोजीशन वेक्टर जो बना है वो आपने यहाँ वैल्यू डाल दी इसकी, 2a-b। और उसके बाद 3, और ए का पोजीशन वेक्टर जो हमारे पास है ए, तो वो यहाँ लिख दिया, और 2 और 3 को सम करके नीचे लिख दिया।
तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर बनने वाला है जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये 2 टू द 4a माइनस 2b प्लस 3a अपॉन 2 प्लस 3। इसको अब ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर 4a माइनस 2b प्लस 3a अपॉन 5। 4a और 3a आपस में प्लस हो जाएंगे तो ये आपका आंसर आ गया 7a। और b वाली टर्म इसमें है नहीं, इसलिए -2b ऐसे ही रहेगा और अपॉन में 5। अब ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ डी आ चुका है। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ डी का आंसर आ चुका है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। ई डिवाइड कर रहा है बी डी को इन द रेशो m/n 4/1 है। m जो है वो 4 पार्ट्स हैं और n जो है वो एक पार्ट है। अब आप पोजीशन वेक्टर ऑफ ई फाइंड करेंगे तो m और इसके साथ इसका अपोजिट आएगा m d, और जैसे यहाँ पे है d इसके साथ आएगा m के साथ, और n के साथ ये वाला पार्ट इसका पोजीशन वेक्टर आएगा। तो m+n, तो ये m आपके पास कितने पार्ट हैं, ये इसका m का पार्ट है और n जो है वो आपका 1 है। तो ये देखें 4 और 1 हमने यहाँ लिख दिया है। और उसके बाद d का जो आंसर आया था हमारे पास, ये इसका पोजीशन वेक्टर हमने यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद ये इसका पार्ट 1 है और ये b, और अपॉन 4+1। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके खोलेंगे तो ये आ जाएगा 7×4 = 28a -8b अपॉन 5 और प्लस b। अब इसका एलसीएम ले लें, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम क्या बनेगा इसका? एलसीएम दोनों का मिला के, क्योंकि ये फ्रैक्शनल टर्म है और ये बगैर फ्रैक्शन के, तो इनका एलसीएम 5 हुआ। तो 5 × 1 = 5b बन गया। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 28a, और ए वाली टर्म और है नहीं यहाँ पे, तो बी वाली टर्म्स हैं, दोनों सेम है, तो साइन डिफरेंट है, इसलिए इनको माइनस करके आंसर लिख देंगे। और ये आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ ई बन चुका है जो हमें उसने फाइंड करने को कहा था। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, ये हमने हल कर लिया है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें इस एक्सरसाइज में 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन नंबर 9, एक 13, एक 14 और एक 15। इन चारों में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले मैंने ये कराए हैं। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो फिर मैं 9 और 13 भी बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो उसमें क्या कह रहा है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD x इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये पैरेललोग्राम है, इसमें AB का मिड पॉइंट x है। मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में इसके यहाँ पे आ, एक पॉइंट लाई कर रहा है x। एंड y डिवाइड BC, y जो है वो BC जो साइड है उसको डिवाइड कर रहा है। ये B और ये C के पूरे सेगमेंट हैं कितने, ये 6 और 1 रेशो में डिवाइड किया हुआ है। y डिवाइड्स 1/2, सॉरी 1/2 में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है एक हिस्सा इस तरफ है B की तरफ, और 2 हिस्से C की तरफ हैं। ये देखें B की तरफ एक हिस्सा है, C की तरफ 2 हिस्से हैं, तो 1/2 बनेगा। और उसको मैंने पोजीशन वेक्टर y से रिप्रेजेंट कर दिया है। D के पोजीशन वेक्टर को D से, C के पोजीशन वेक्टर को स्मॉल d से, A के पोजीशन वेक्टर को A से, और B के पोजीशन वेक्टर को स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया है। अब उसके बाद ये हमने काम शुरू करना है अपना। और फिर क्वेश्चन में और भी आगे है, BC 1/2 में डिवाइड कर रहा है, और हमें ये शो करना है कि Z डिवाइड कर रहा है DX को। ये D और X जो हमने एक पॉइंट हमने मार्क किया है मिड पॉइंट पे, इसको और इसको लाइन जो ज्वाइन कर रही है, इसको 6/1 में डिवाइड कर रहा है। 6 हिस्से एक तरफ है, एक हिस्सा इस तरफ है। अगर आप मार्किंग करें 6 पॉइंट सेगमेंट बनाएं तो ये 6 हिस्से इस तरफ से
और एक हिस्सा इधर से एक्स की साइड से आएगा। और कहता है जब ये 6 और उसमें रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो वाई एक जेड जो है वो ए वाई को डिवाइड कर रहा है 3:4 में। ये जो जेड है, जो डी एक्स को कट कर रहा है 6:1 में, वही पॉइंट सेम जेड ए वाई को, ये जो वाई हमने पॉइंट हासिल किया था, तो उसको और इसको ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी, उसको z जो है वो 3:4 में डिवाइड कर रहा है। यानी z दो मरतबा फाइंड करना है, एक इस लाइन के जरिए से और एक इस लाइन से। तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, क्योंकि वो दोनों का कॉमन पॉइंट है। डी एक्स का भी कॉमन पॉइंट ये है और ए वाई का भी कॉमन पॉइंट जेड है। तो जेड दो मरतबा फाइंड करना है, एक यहाँ से और एक इधर से। तो अब देखें, हम काम शुरू कर रहे हैं। सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो ए बी का डिस्टेंस और डी सी का सी डी का डिस्टेंस इक्वल होता है। पैरेललोग्राम में ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, और ये साइड भी आपस में इक्वल हुआ करती हैं। तो अभी हम ए बी को और डी सी को इक्वल लेके चलेंगे, ताकि इसमें से एक अननोन वैल्यू जो है वो, जो हमें उसका रेशो पता नहीं है, वो इन टर्म ऑफ ए बी सी मिल जाए। तो डी की वैल्यू भी हम ए बी सी की टर्म में फाइंड करके रख लेते हैं, ताकि आंसर को सेम आंसर लाने के लिए वो यूटिलाइज होगी। तो हमने इसको इसलिए इस्तेमाल किया है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम के दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, इक्वल का ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया। और ए बी और डी सी, तो आपको मैंने पहले बताया था कि ए बी का अगर आपने डिस्टेंस निकालना हो तो बी माइनस ए करते हैं। ए बी का वेक्टर बनाना हो तो बी माइनस ए। और इसी तरह से डी सी का अगर वो निकालना है, तो वेक्टर बनाना है, तो इसको ये फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, सी माइनस डी। तो अब आप इसका देखें, पोजीशन वेक्टर बी है, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इज इक्वल टू इसका पोजीशन वेक्टर हमने सी लिख दिया और इसका पोजीशन वेक्टर डी लिख दिया। अब आप डी को सेपरेट करना चाहेंगे, वैसे तो किसी को भी फाइंड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ए में से, बी में से या सी में से किसी को भी फाइंड कर लें, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं डी को ही फाइंड कर लूँ। तो डी सेपरेट करके रख लूँगा, ताकि हमारा आंसर ए बी सी की टर्म में आएगा। तो मैंने इसको डी को सेपरेट कर लिया है, इस डी को इधर ले गया और दोनों को इधर ले आया। तो ये ए इधर प्लस हो जाएगा, ये आके इधर माइनस हो जाएगा, और सी ऑलरेडी प्लस में है, तो ये आपका आंसर आ गया डी का। अब उसके बाद हम अपना वर्किंग शुरू करेंगे। सिंस एक्स इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो पोजिशन वेक्टर ऑफ एक्स जो है फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है, जिसको कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। ये मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? जिनका आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है, उन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दें, तो ये मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। ये एनालिटिकल ज्योमेट्री में भी इस्तेमाल होता है, और ये वेक्टर के अंदर भी ये फार्मूला इस्तेमाल में आ रहा है। तो दोनों को सम कर दें, दोनों वेक्टर्स को, और जिसका ये मिड पॉइंट है, और 2 से डिवाइड कर दें, ये मिड पॉइंट फार्मूला होता है। उसके बाद ये एक वैल्यू हमारे पास एक्स का पोजीशन वेक्टर मिल चुका है। अब वाई डिवाइड कर रहा है बी सी को इन रेशो m/n इक्वल टू 1:2। तो इसका मतलब है m जो है वो एक पार्ट है, और n जो है वो दो पार्ट्स हैं। जैसे कि आपको फिगर में मैंने दिखाया था, दोबारा से देख लेते हैं फिगर। ये y जो है, ये y डिवाइड कर रहा है किसको? बी सी को। y डिवाइड कर रहा है, y डिवाइड कर रहा है बी सी को 2:3 में। ठीक है। तो इसी तरह से आपने बी की तरफ से दो पार्ट हैं और इसकी तरफ से तीन पार्ट हैं, ये आपने यहाँ रेशो में लिख दिया है। वो सॉरी 1:2 है, 1:2 पार्ट हैं। तो ये देखें, ये 1 रेशो है, 1 पार्ट है पूरा। ये मैंने लाइन जो ऐसे डॉट लगा दी,
इसको क्लियर करना चाहिए था मुझे, लेकिन ये दो पार्ट ये हैं और एक पार्ट ये है और दो पार्ट इस तरफ हैं, तो ये आपका रेशो बन चुका है। एम एक पार्ट और एन दो पार्ट्स हैं। अब आप इसमें फार्मूला वही इस्तेमाल करें जो रेशो थ्योरम कहलाता है। तो एम सी प्लस एन बी अपॉन एम प्लस एन, तो ये मैंने बताया आपको, पहले वाले पार्ट के साथ दूसरा पार्ट आएगा उसका पोजीशन वेक्टर, और दूसरे सेगमेंट के साथ दूसरे पार्ट्स के साथ पहले वाला पोजीशन वेक्टर आएगा, और अपॉन में दोनों का सम आएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आप पुट कर दें। इसका पार्ट है 1, और ये सी एज इट इज़ रहेगा, इसके दो पार्ट्स हैं, तो ये बी और 1+2, और इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आंसर आ गया 2b+c, अरेंज करके लिख दिया है और नीचे सम कर दिया है। अब हम करेंगे z डिवाइड कर रहा है dx को इन द रेशो m रेशो n इक्वल टू 6:1, तो z डिवाइड कर रहा है dx को, तो इसलिए z का पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए फिर रेशो थ्योरम लगाएंगे, और रेशो थ्योरम में ये m जो है वो अब आपका 6 पार्ट्स हैं और n 1 पार्ट है, तो पोजीशन वेक्टर इसमें यूज करेंगे। मैं फिगर भी वापस दिखा रहा हूँ आपको। ये जो है z dx को डिवाइड कर रहा है 6:1 में, d की तरफ से 6 पार्ट हैं और x की तरफ से एक पार्ट है, तो आप इसको फार्मूले में यूज करें। तो z इक्वल टू एम एक्स प्लस एन डी, तो m प्लस n, तो m आपके पास 6 पार्ट्स हैं, और x का जो हमने पीछे निकाला है मिड पॉइंट से फार्मूला, ये पीछे निकाल के रखा हुआ था, ये आपने यहाँ वैल्यू पुट कर दी पोजीशन वेक्टर ऑफ x। तो a+b अपॉन 2, और इसका जो है एक पार्ट है रेशो में, और d का हमने अभी फाइंड किया था a-b+c/6+1, और इसको कैंसिल आउट करें तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 × a+b+a-b+c/7। अब आपको ब्रैकेट ओपन करनी है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3a+3b और a-b+c। अब लाइक टर्म जितनी भी हैं इसमें से लाइक वेक्टर्स जो हैं उनको आपस में सिंप्लीफाई करें, तो ये 3a और ये 1a, तो 4a हो गया, और ये 3b और ये -b, तो ये +2 भी बन गया, और उसके बाद ये c सिंगल है तो इसलिए ऐसी रहेगी, अपॉन में 7। अब उसके बाद ये आंसर याद रखिएगा, ये आंसर हमारा z का आ चुका है, और यही सेम आंसर हमने लाना है दूसरी साइड से। z जब फाइंड करेंगे दूसरी जो हमारे पास साइड बन रही है ए वाई, उससे फाइंड करेंगे। अब इसमें ये रेशो बना रहा है 3:4, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ z फाइंड करने के लिए फिर वही रेशो थ्योरम लगाएंगे। तो m y, यानी ये y वाली टर्म पहले आती है पोजीशन वेक्टर इसका, और इसके जो है पोजीशन वेक्टर बाद में आता है, और m+n, तो अब m के रेशो में 3 आएगा ये, और n के जो है वो 4 पार्ट्स हैं, 7 टोटल करें तो 7 पार्ट में से 3 एक तरफ हैं तो 4 एक तरफ हैं, तो ये हमने 3 और ये 4 इस तरफ लिख दिया। अब y का जो पोजीशन वेक्टर हमने पीछे फाइंड किया था 2b+c/3, वो यहाँ पुट कर दें, और a का पोजीशन वेक्टर a ही है स्मॉल में, और नीचे 3+4। अब आपको देखना हो तो b का वो निकाल लीजिए, देख लें। पोजीशन वेक्टर ऑफ y हमने ये निकाला था 2b+c/3, यही हमने पुट किया हुआ है। तो देखें यहाँ पे पुट करने के बाद ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। उसके बाद ये सम करके 7 हो गया। अब ये 2b+c एज इट इज खुल जाएगा ब्रैकेट, क्योंकि ये नंबर तो कैंसिल हो चुके हैं, और 4 बन गया। अब ये सारी की सारी टर्म डिफरेंट हैं, तो इनको अरेंज करके लिख देंगे 4a
प्लस 2b+c/7। और यही आंसर हमने पिछले उसमें z के आंसर में निकाला था, dx से आंसर ये निकाला था, और इधर ay से हमने आंसर निकाला तो वो भी सेम ही आ चुका। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि सेम कॉमन पॉइंट है दोनों का, तो आंसर सेम ही आने चाहिए, क्योंकि उन दोनों z की पोजीशन एक ही जगह पे है। तो ये आंसर आ गया, इसका मतलब है दोनों आंसर सेम आ चुके। तो इसका मतलब है कि ये हमारा प्रूफ जो हमने करना था वो प्रूफ हो गया। और ये स्टेटमेंट जो है आप जो क्वेश्चन में से पिक करके लिख दिया करें, और फिर आखिरी में लिख दें प्रूफ्ड। उसके बाद हम एक लॉ ऑफ हेक्सागोन देख लेते हैं। लॉ ऑफ हेक्सागोन क्वेश्चन नंबर 9 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसलिए छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। ये हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो स्टेटमेंट तो आप बुक में से देख सकते हैं, तो मैं इसके मतलब बता देता हूँ और समरी इसकी। कहता है कि इसके एक साइड ये है, हेक्सागोन की एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक ये है और एक ये है, तो एक ये भी है। कहता है कि आप इसकी साइडें बनेंगी छः, 1 2 3 4 5 और ये छः। पेंटागन होगा तो 5 साइडें होंगी। तो 6 साइड में से ये 5 साइडों का जो सम है वो इस एक सिंगल साइड के इक्वल होगा। रिजल्टेंट आपका AF होगा इन पांचों के सम के बराबर। और यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लास्ट जो हमारा सेगमेंट होगा या लास्ट साइड जो होगी वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इन तीनों इन पांचों के सम के बराबर होगा। इन टोटल 6 साइड हो गई, एक तो रिजल्टेंट के तौर पे, 5 जो है सम के तौर पे। अगर ये पेंटागन होगी तो 4 सम की फॉर्म में आ जाएंगी और पांचवी जो है वो रिजल्टेंट के तौर पे होगी। अपोजिट डायरेक्शन में ही देखें एरो आपने इस तरह लगाना है, इसका एरो इस तरह से चलता रहेगा। यानी ये दूसरे अल्फाज में यूं कहना चाहिए, ये एंटी क्लॉकवाइज एरो चल रहे हैं। ये देखें एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज एरो लगेगा अपोजिट डायरेक्शन से। तो इन पांच का सम जो है इन इस एक साइड के इक्वल होगा, ये है रिजल्टेंट। अब इसको प्रूफ करना है हमने। प्रूफ करने के लिए आप देखें, ये जो ट्राइंगल हेक्सागोन थी, इसकी से 6 साइड हैं, उनमें से आपने ABCD नाम और EF तक नाम लिखा हुआ है। इसमें से इन 2 साइडों को, जो इनके एंड पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं, इनको मिला दें। तो ये मिलाएं तो एक ट्राइंगल सी बन गई। ये एक ट्राइंगल बन गई है। इस ट्राइंगल को आपने रिजल्टेंट फाइंड करना है हेड एंड टेल रूल के जरिए से। अब आप हेड एंड टेल रूल जानते हैं कि इस वेक्टर का जो हेड है वो यहाँ एंड होगा, यानी वेक्टर यहाँ एंड होगा, और जो दूसरा वेक्टर है वो इसका टेल यहाँ से लिंक कर रही है, यहाँ ज्वाइन होगा। तो ये इन दोनों को मिला के जो सम बनेगा उसका रिजल्टेंट आपका ये होगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर है। यानी पहली जो साइड होती है वर्टेक्स होता है, और लास्ट जो होता है, उन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाती है। और वो टोटल के बराबर नहीं होता बल्कि उनके इफेक्ट के बराबर होता है। अब ये नहीं कह सकते इन दोनों के सम के बराबर है, ये इफेक्ट होता है वैसे, लेकिन लिखने में तो जाहिर है ये दोनों को शो करेगा कि इन दोनों का सम है। तो मैं अगर जबरिकली या इसको मेजरमेंट करके देखें तो इक्वल नहीं होगा। लेकिन वेक्टर वेक्टर के तौर पे हम लिखेंगे तो A+B ही लिखेंगे। तो ये A+B रिजल्टेंट आ चुका। अब आप जी जब आंसर लिखेंगे इस ट्राइंगल में तो मेंशन कर दें ट्राइंगल ABC में आपने एडिशन किया है तो रिजल्टेंट आपका AC आया, A+B के इक्वल। अब दूसरी ट्राइंगल लेके चलेंगे ACD। देखें इस ट्राइंगल में अब आप यहाँ लेके चलेंगे ACD, यानी यहाँ से एक तो हो चुकी पहले ट्राइंगल। अब यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक इसको मिला के एक और ट्राइंगल बनाएंगे। तो ये देखें एक ट्राइंगल नहीं बनी है। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो इसमें ये पहला वेक्टर है,
और ये दूसरा वेक्टर है, इनके हेड्स और टेल को मिलाएं तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। तो ये इसका, यानी फर्स्ट वेक्टर की हेड और सेकंड वेक्टर की टेल, इनको जब ज्वाइन करेंगे तो फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर की जो हेड है उसको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर बनता है वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब वो दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी इसका आंसर आया, और इसका जो है सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये रिजल्टेंट आ गया। तो देखें इसमें आप ए बी सी ट्राइंगल में, तो देखें ए सी डी ट्राइंगल में ए सी प्लस सी आपने किया, और ए सी का आंसर ए प्लस बी था और सी का आंसर सी, तो ये आ गया। अब हमने दूसरी ट्राइंगल और बनानी है, और वो ट्राइंगल होगी ए डी ई। इसके एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, ए डी ई, ये एक स्टेप और आगे बढ़ गए, ये एक ट्राइंगल बन गई। इस ट्राइंगल में ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, तो ये उसका रिजल्टेंट है। उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो उसको मीट करता है तो वो रिजल्टेंट होता है। ये फर्स्ट वेक्टर की हेड और सेकंड वेक्टर की टेल, ये मिलाने वाला जो वेक्टर है, इसको, जो फर्स्ट वेक्टर की टेल और ये जो, इन दोनों वेक्टर में से जो सेकंड वेक्टर इसकी हेड को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा जिसकी की डायरेक्शन अपोजिट होती है, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ये ए प्लस बी प्लस सी है, इसके साथ ये डी ऐड होगा, तो ये बन जाएगा ए प्लस प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये देखें इसका आंसर मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो इसमें भी देखें आप, इस ट्राइंगल में ये आ चुका है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी ए डी प्लस डी जो है वो ऐड करने से इसका आंसर हमने पीछे निकाला था जी, ये यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से ये अब लास्ट, अब रह गई हमारी ट्राइंगल ए ई एफ। इस ट्राइंगल में जाएं, ए ई और एफ। तो ए हमारा इस ट्राइंगल में ये फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है, और इसको ज्वाइन करने वाला, जो इसके हेड और इसके टेल को, इसकी टेल और इसके हेड को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस वेक्टर की जो जो है वो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो, और सेकंड वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर्स का, दोनों को सम कर देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए इसका आंसर हमने ए ई एफ का निकालना है, तो ए एफ इक्वल टू ए ई प्लस ई। तो ए ई का आंसर हम ये निकाल चुके हैं, ये यहाँ लिख दिया, और ई एज इट इज। तो आप देखें ए एफ जो कि हमारा ओवरऑल पूरी हेक्सागोन का रिजल्टेंट वेक्टर था, वो तीनों इन पांचों साइड का सम के बराबर आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई के बराबर। तो ये देखें हमारा आंसर आ चुका है। तो ये प्रूव करना था हमने, तो दिस इज आवर प्रूफ। आई थिंक 30 मिनट्स की क्लास होने वाली है, तो मेरा ख्याल है कि अब क्लास को एंड किया जाए, तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, फिर बाकी इंशाल्लाह कल करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो एक और बाकी बचा हुआ है बहुत लंबा है, वो इतनी जल्दी हो नहीं सकेगा। तो किसी और क्लास में इंशाल्लाह इसको देखेंगे। वो जो इम्पोर्टेंट ये तीन थे वो मैंने आपको कराए हैं, और टाइम बचेगा तो इंशाल्लाह वो भी करा देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो आज की क्लास है समझ में आई होगी, और इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन में से शामिल है उसमें। और अगर आप इसको गलती कर बैठेंगे या इसको समझ नहीं पाएंगे या छोड़ देंगे, तो ये समझें कि आपका एक क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर छूट जाएगा पूरा 8 नंबर का। इसलिए इसको बहुत फोकस करें, इस पर अच्छी तरह से तैयारी करें, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता करे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक मेरी जो जितनी वीडियोस हैं वो सब मिलती रहें, और दूसरों तक भी शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर ये आपको चैनल मेरा अच्छा लग रहा है, कि समझते हैं कि इससे फ़ायदा उठ आप हो रहा है, तो लाइक करें,
और कुछ समझते हैं कि मुझे अपनी राय देनी चाहिए, तो अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। तो इस तरह से हमें भी मोटिवेशन मिलती है। और बस इतना अभी काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करें। तो मुझे उम्मीद है कि जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको भेजता रहूँगा जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते हैं। उसके बाद फिर रेगुलर मैं एक्सरसाइजेस बनाऊँगा अपनी, जो मुझे क्लास में भी यूज़ करनी होंगी। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने इसको समझा और सुना। और अल्लाह हाफिज़।